नीट और छात्रों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस आंदोलन को भुनाने में लगा हुआ है। वहीं जेनजी के आंदोलन पर अलग अलग तरह की राय भी देखने को मिल रही है। सीजेपी अपनी जीत पर पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है और आगे की रणनीति पर मुखर होकर के बोल रही है। वहीं पार्टी करते हुए कॉकरोचों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखने को मिल रहे हैं। तो आज का ओटीपी उन्हीं मुद्दों पर, जिसमें सबसे पहले आज आप देखने वाले हैं सीजेपी के बाद कौन उड़ाएगा सरकार की नींद। फिर दूसरे नंबर पर आज आप देखने वाले हैं जेनजी ने झुका दी सरकार, आंदोलन के तरीके से सब हैरान कैसे हुए हैं। इसके अलावा आज तीसरी जो स्टोरी आप हमारी देखने वाले हैं, उस स्टोरी के बारे में आपको बता दूं, पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, चार्जशीट तैयार, एक्शन शुरू। इस पर हम बात करेंगे। ये 3 स्टोरीज हैं, तो चलिए। देखिए, कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंस्टाग्राम पर बने एक मीम पेज से शुरू हुआ अभियान देश की राजधानी तक पहुंच जाएगा और सरकार को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने यह साबित किया कि डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ एक अभियान अगर लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वो केवल ट्रेंड नहीं रहता, बल्कि राजनीति और सामाजिक दबाव का माध्यम बन सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर के शुरू हुए विरोध ने लाखों युवाओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत सड़क तक पहुंची, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने भूख हड़ताल की, देश भर से समर्थन मिला और आखिरकार सरकार को जवाब देना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यही वो मोड़ था जिसने एक नई सोच को जन्म दिया। क्या अब हर बार जन मुद्दा सोशल मीडिया से ही आंदोलन का रूप लेगा? आज ऐसा लगता है कि सीजेपी केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक मॉडल बन गया है। ऐसा मॉडल जिसे अलग अलग मुद्दों पर नए डिजिटल समूह अपनाने लगे हैं। इंस्टाग्राम, एक्स पर अब ऐसे कई अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं जो खुद को किसी राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि नागरिकों की आवाज बताकर लोगों को जोड़ने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो नाम है E20 जनता पार्टी का है। सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल E20 जनता पार्टी की हो रही है। ये समूह पेट्रोल में मिलाए जा रहे इथेनॉल मिश्रण के खिलाफ पूरी तरह नहीं है, बल्कि उसका कहना है कि उपभोक्ता के पास विकल्प होना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर सरकार E20 पेट्रोल उपलब्ध करा रही है तो 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। ये अभियान किसी सब्सिडी या मुफ्त ईंधन की मांग नहीं कर रहा। इसकी पूरी बहस राइट टू चूज यानी कि उपभोक्ता के पसंद के अधिकार पर आधारित है। समूह का कहना है कि कई वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन की कार्यक्षमता, रखरखाव के बढ़ते खर्च और लंबे समय से इंजन पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे। इसीलिए सरकार को केवल नीति लागू करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अलग अलग ईंधन के फायदे और नुकसान से जुड़ा स्वतंत्र वैज्ञानिक डेटा भी सार्वजनिक करना चाहिए। उनकी मांगों में साफ लेबलिंग, रिसर्च रिपोर्ट, माइलेज का तुलनात्मक अध्ययन और इंजन पर पड़ने वाले प्रभाव की पारदर्शी जानकारी शामिल है। यानी उनका कहना है कि फैसला सरकार ने जानकारी मिलने के बाद उपभोक्ता करे। दिलचस्प बात यह है कि अभियान की भाषा सीजेपी जैसी दिखाई दे रही है। मीम्स, बयान, छोटे वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट इस सब के बड़े हथियार है। यहाँ तक कि इस समूह ने सीजेपी से जुड़े वायरल पोस्ट की शैली को भी अपने अंदाज में दोहराने की पूरी कोशिश की है। देखिए, दूसरा जो अभियान है वो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि RHA है। सीजेपी के बाद जिस अभियान ने सबसे तेज डिजिटल पहचान बनाई है वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA। ये अभियान आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश केवल प्रतिभा और परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता हो सकती है, लेकिन जाति आधारित आरक्षण समाप्त किया जाए। इस अभियान ने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि ये केवल एक पेज नहीं, बल्कि एक डिजिटल समुदाय का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी एक सच है कि आरक्षण का विषय भारत के सबसे संवेदनशील संवैधानिक मुद्दों में से एक है। इसीलिए इस अभियान को लेकर समर्थन और विरोध दोनों ही बराबर देखने को मिल रहा है। सीजेपी का मुद्दा लगभग हर छात्र को प्रभावित करता था, जबकि आरक्षण का प्रश्न समाज के अलग अलग वर्गों की अलग अलग सोच से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोनों आंदोलनों की सामाजिक परिस्थितियां समान नहीं कही जा सकती। इसी बहस के बीच में एक और अन्य डिजिटल अकाउंट सामने आया, रिजर्वेशन रिमूवल संघ, जिसे संक्षेप में RSS कहा जा रहा है। और ये भी लगभग वही मांग उठा रहा है जो RHA कर रहा है इस वक्त। अभी इसके समर्थकों की संख्या हालांकि सीमित है, लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया पर ऐसे अभियान फैलते हैं उसे देखते हुए इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार रखने वाले कई समूह समानांतर रूप से उभर रहे हैं। हर समूह किसी न किसी नीति या सरकारी फैसले को लेकर अपना डिजिटल अभियान चला रहा है।
एक समय था जब किसी आंदोलन की शुरुआत विश्वविद्यालय, छात्र संगठन या राजनीतिक दलों से होती थी। पोस्टर छपते थे, सभाएं होती थी, फिर प्रदर्शन शुरू होते थे। आज तस्वीर बदल चुकी है। अब सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया जाता है, मीम्स आते हैं और फिर छोटे वीडियो वायरल हो जाते हैं। उसके बाद हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे डिजिटल समर्थन वास्तविक भीड़ में बदलने लगता है, यानी कि विरोध की पहली आवाज अब सड़क पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर सुनाई देती है। इसीलिए कई लोग अब इंस्टाग्राम को जेनजी का नया जंतर मंतर कहने लगे। जहां पहले हजारों लोग मैदान में इकट्ठा होते थे, अब लाखों लोग एक ही पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो सरकार के सामने अब चुनौती केवल किसी एक संगठन से नहीं बल्कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी मुद्दा कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस कैसे बन सकता है। किसी आंदोलन का कोई औपचारिक अध्याय हो ये जरूरी नहीं, कोई पंजीकृत संगठन हो ये भी जरूरी नहीं, फिर भी वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि अब सरकारों को केवल संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान नहीं देना होगा बल्कि सोशल मीडिया के मूड को भी गंभीरता से समझना होगा। लेकिन इतना तय है कि सीजेपी के बाद डिजिटल एक्टिविज्म की नई लहर दिखाई दे रही है। E20 जनता पार्टी उपभोक्ता अधिकार की बात कर रहा है, आरएचए आरक्षण पर बहस छेड़ रहा है, रिजर्वेशन रिमूवल संघ भी उसी दिशा में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और इन अभियानों का भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसमें से कितने केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे और कितने सड़क तक पहुंचेंगे और ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात अब तक साफ हो चुकी है, सरकार की नींद उड़ाने के लिए अब केवल विपक्ष ही काफी नहीं। एक वायरल इंस्टाग्राम पेज, एक मजबूत नैरेटिव और लाखों डिजिटल समर्थक आज के दौर में इतना भी किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे को जन्म देने के लिए पर्याप्त साबित हो सकता है। अब आज की दूसरी स्टोरी पर हम आते हैं। एक वक्त था जब कहा यह जाता था कि आज की पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रांति करती है। हाथ में फोन, दिमाग में मीम्स और जिंदगी रील्स तक सीमित है इनकी। लेकिन नीट विवाद ने इस धारणा को ऐसी चुनौती दी है कि आलोचकों को अपनी राय बदलनी पड़ी। जिन युवाओं को कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता था वही लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये साबित कर दिया कि विरोध सिर्फ नारों से नहीं बल्कि सोच से भी किया जाता है। देखिए, नीट पेपर लीक ने न केवल परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीदों को भी झकझोर दिया जिन्होंने अपने बच्चे के सपनों के लिए सालों तक संघर्ष किया था। यही दर्द धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत गुस्सा नहीं बल्कि गुस्से को व्यक्त करने का तरीका था। दुनिया ने हाल के वर्षों में कई बड़े छात्र आंदोलन देखे हैं। नेपाल में देखिए, सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ विरोध हिंसक टकराव में बदल गया। बांग्लादेश में आरक्षण विवाद ने सरकार तक बदल दी और श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। हर जगह युवाओं ने व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन उसके साथ हिंसा, आगजनी और भारी नुकसान भी जुड़ा हुआ है, ये सच है। भारत में भी माहौल बेहद गर्म था। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था। फिर भी भारतीय एजेंसी ने अपने विरोध को अलग पहचान दी। यहाँ आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत लाठी या पत्थर नहीं बल्कि पोस्टर, पंचलाइन और पब्लिक कनेक्ट बन गया। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस आंदोलन का प्रतीक बन गया, जहां नाराजगी थी लेकिन अराजकता नहीं, जहां सरकार से तीखे सवाल पूछे गए लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, आंदोलन की उपलब्धि माना गया। और यही वजह है कि इस विरोध ने समाज के बड़े हिस्से की सहानुभूति अपने साथ हासिल कर ली। इस आंदोलन का सबसे अनोखा चेहरा बने इसके पोस्टर्स। कई पोस्टर्स देखे होंगे और एक पोस्टर पे तो ये तक लिख दिया था कि कैसे लीक प्रोटेक्शन भी एनटीए से बेहतर होती है पोको पैंट्स की। ये सिर्फ मजाक नहीं था बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा तंज माना गया। दूसरे पोस्टर ने वायरल इंटरनेट संस्कृति को आंदोलन से जोड़ दिया। हम पे तो है ही ना जवाबदेही। वहीं एक और पोस्टर ने पूरी बहस को एक लाइन में समेट दिया। यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और टेलर स्विफ्ट की शादी की फोटो तक लीक नहीं हुई है। ऐसे ही कई मीम्स वाले पोस्टर नकारा सिस्टम से सवाल कर रहे थे, यानी कि ये पहली ऐसी पीढ़ी थी जिसने इंटरनेट की भाषा को लोकतंत्र की भाषा बना दिया। अब देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भी इस आंदोलन की अलग पहचान बनी है। आंसू गैस के गोले से बचने के बजाय एक युवक उत्सुकता में उसके धुएं के पास पहुंच गया और कुछ सेकंड बाद आंखों में जलन हुई तो उसने कैमरे की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, गलती हो गई, बड़ी कड़क है, 0% एथेनॉल। ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा। गंभीर माहौल के बीच भी उसने ये दिखाया कि विरोध में हंसी की भी जगह यानी मजाक की भी जगह हो सकती है। पटना में जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो उम्मीद थी कि भीड़ तितर बितर होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। कई छात्र पानी की धार के बीच में भोजपुरी गानों पर झूमने लगे। इंटरनेट ने इसे नाम दिया है रेन
डांस प्रोटेस्ट। और इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारी से मुस्कुराकर कहता दिखा, सर वाटर कैनन चलवा दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। जवाब में पुलिस कर्मियों के चेहरे पर भी मुस्कान सी आ गई। विरोध और व्यवस्था के बीच ऐसा दृश्य शायद ही पहले कभी देखने को मिला। देखिए, इन सब के बीच में इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश ये था, यहाँ व्यंग हथियार बना, मीम्स संदेश बने और सोशल मीडिया सिर्फ वायरल होने का माध्यम नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का जरिया बन गया। आखिरकार सरकार को भी छात्रों की आवाज सुननी पड़ी, परीक्षा प्रणाली पर सवालों का जवाब देना सरकार को पड़ा, सुधारों की बात करनी पड़ी और राजनीतिक स्तर पर भी दबाव महसूस किया गया। और ये केवल भीड़ की ताकत नहीं थी बल्कि उस नैतिक जवाब का असर था जो शांतिपूर्ण, रचनात्मक और लगातार चलने वाले विरोध में बना। शायद यही भारतीय जेनजी की सबसे बड़ी जीत है और इस पीढ़ी ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में बदलाव लाने के लिए हमेशा पत्थर उठाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक पोस्ट, एक मीम, एक सवाल और लाखों युवाओं की एकजुटता आवाज भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि आंदोलन सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहा बल्कि आने वाले वर्षों में इस बात के उदाहरण के तौर पर याद किया जाएगा कि भारत की जेनजी ने विरोध का तरीका बदल दिया। और अब आज की तीसरी स्टोरी की बात करते हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा, गालियां और अपमानजनक अभियान चलाना भी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा माना जा सकता है? यही सवाल अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी संख्या में आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और भद्दे कमेंट सामने आए। अब इन्हीं मामलों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने उन सभी पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र, अशोभनीय या कानून का उल्लंघन करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को औपचारिक नोटिस भेजकर ऐसे कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद बड़ी संख्या में विवादित पोस्ट और वीडियो हटाए भी जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई किसी की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कानून और प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ है। देखिए, पुलिस की मॉनिटरिंग टीम 24 घंटे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ कंटेंट सामने आता है, संबंधित प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जाता है और उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि जांच केवल भारत के भीतर सक्रिय अकाउंट्स तक सीमित नहीं है। पुलिस की जांच में करीब 480 पाकिस्तान आधारित सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान भी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये हैंडल संगठित तरीके से भारत में भ्रम, अफवाह और भड़काऊ नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन हैंडल्स का प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए कंटेंट से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था। यानी मामला अब सिर्फ अभद्र भाषा तक सीमित नहीं रह गया है। जांच का दायरा डिजिटल नेटवर्क और ऑनलाइन गतिविधियों, साथ ही विदेशी सोशल मीडिया इकोसिस्टम तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि पुलिस इसे केवल एक सोशल मीडिया विवाद नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के साथ जोड़कर देख रही है। देखिए, सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंटेंट का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित किया जा रहा है और जिन अकाउंट्स ने कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इस पूरे मामले में डिजिटल साक्ष्य जुटाने, पोस्ट की टाइमलाइनिंग तैयार करने और ऑनलाइन गतिविधियों का विशेष विश्लेषण करने में लगी हुई है। इस कार्रवाई का एक बड़ा संदेश भी है। सोशल मीडिया अब सिर्फ विचार व्यक्त करने का मंच नहीं बल्कि कानून के दायरे में आने वाला सार्वजनिक डिजिटल स्पेस भी है। अगर कोई पोस्ट नफरत फैलाती है, हिंसा को बढ़ावा देती है, किसी संवैधानिक पद की गरिमा को अपमानजनक तरीके से निशाना बनाती है, कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करती है तो उस पर कार्रवाई संभव है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना और आपराधिक श्रेणी की अभद्र भाषा के बीच स्पष्ट अंतर बना रहे। सरकार की आलोचना, नीतियों पर सवाल या राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अश्लील, अपमानजनक या हिंसा भड़काने वाली भाषा अलग कानूनी श्रेणी में आ सकती है। जांच एजेंसियों के लिए यही सबसे बड़ी कसौटी होगी कि कार्रवाई कानून के दायरे में रहे और वैध आलोचना, बाकी दंडनीय सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। देखिए, फिलहाल इतना साफ है कि दिल्ली पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ा दी। सूत्रों के माने तो कई मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और डिजिटल सबूतों के आधार पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में इस जांच से जुड़े और खुलासे भी हो सकते हैं और
आपकी राय क्या है? कमेंट करके ओटीपी में आप अपनी राय भी जरूर हमें बताइए।